यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ जोन बाय द वीक। एसोसिएट स्पॉन्सर जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करें मूव टू अब्रॉड के साथ। एजुकेशन पार्टनर गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पानीपत ऑफर्स कोर्सेज इन लॉ, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। आईसीएस कोचिंग सेंटर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाला प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। संस्कारम कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, पटौदा, झज्जर। Best Veterinary College in Delhi NCR. Food partner Mannat Group of Hotels, North India's biggest highway hospitality brand. Energy partner Petrogas. जुड़िए डीलरशिप के लिए भारत में लोकप्रिय एलपीजी नेटवर्क के साथ। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, पार्टनर नोवेल्टी, दूध दही देसी घी शुद्धता का असली स्वाद। राष्ट्र केवल एक भूभाग नहीं होता। खनिज, नदियां, पहाड़, रास्ते, ये सब भी एक राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आते। इमारतों की श्रृंखला को भी आप राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र भूभाग की सीमाओं से है और भूभाग की जो सीमाएं हैं वो हमारे शौर्य और साहस से हैं। इन सीमाओं के शौर्य को सींचा जाता है हमारे जवानों के पसीने से। दुनिया में तिरंगा लहराते हैं हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और वहीं से शुरू होती है कहीं ना कहीं एक शौर्य की मशाल। गौरव के ध्वजवाहक के तौर पर जब राष्ट्र के खिलाड़ी देश में सीना चौड़ा करके हमारी दुनिया में हमारा एक कदम ताल छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन लिख उठता है। हिंद की पहचान हो तुम, शौर्य की मशाल हो, गौरव का गान हो तुम, राष्ट्र का भाल हो। सलाम है, सैल्यूट है, तुम भारती के लाल हो, तुम भारती के लाल हो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोनल दहिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम सैल्यूट हरियाणा में। कार्यक्रम की हम विधिवत तौर पर शुरुआत करते हैं। हमारे कुछ आज के कार्यक्रम में सत्र रहने वाले हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। देखिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो कदाचित ये बहुत ही एक पीड़ादायी क्षण था। सबसे भयंकर त्रासदी के तौर पर, एक आपदा के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच सही मायने में अगर हम देखें तो इस बंटवारे में पंजाब बटा है। पंजाब के बीचों बीच ही भारत और पाकिस्तान का रास्ता बना। तब हरियाणा भी पंजाब ही था और ऐसे में हमारा भाईचारा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सामाजिक भी है। हरियाणा में क्या करें कि भाई एक भाई न्यारा हो गया, तुम्हारा एक भाई न्यारा हो रहा है, अलग नहीं है। जो सामाजिक हमारा ताना बाना है वो कहीं ना कहीं एक ही है और हमारा पहला सत्र भी यही कहता है, अब हम 2 प्रांत हैं लेकिन जड़ें हमारी साझी हैं। शाखाएं कौन सी हैं, ये दिशा हमें ढूंढनी है। इस पर विचार करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी विपिन परमार को। विपिन, आप मंच पर आइए। पहले सत्र के संचालन के तौर पर विपिन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार विपिन के लिए। और इस कार्यक्रम में, इस पहले सत्र में हरियाणा पंजाब का राजनीतिक भाईचारा और बंटवारा इस विषय के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे मेहमान होंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का। हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सोनल। ये दिन बड़ा ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला है क्योंकि जिस तरह से इन खिलाड़ियों, ना केवल खिलाड़ियों बल्कि इनको शूरवीर कहना जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि खेल के मैदान पर जो पसीने के साथ खून बहाता है वही कहीं ना कहीं नाम कमाता है। और आज का दिन जो है बेहद ऐतिहासिक दिन है। सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट जरूर बनता है और ऐसे में इस ग्रैंड सैल्यूट को देने के लिए ना केवल पूरे प्रदेश की जनता है बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज तमाम लोग जो है इन खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होते हैं। पहला सत्र है और लाजमी सी बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम है। ग्रैंड सैल्यूट ज्ञान जी ने तो दिया ही था जब तमाम ये खिलाड़ी जीते थे, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है ज्ञान जी। और पहला जो हमारा सेशन है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो थोड़ी बहुत सियासत की बात भी जो है बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक विजन डॉक्यूमेंट रहता है तमाम चीजों को लेकर। विजन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है
पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब को हमेशा बड़ा भाई हरियाणा मानता है। ऐसे में सबसे पहले मैं इस सत्र की शुरुआत इसी बात से करूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। पंचकुला से आप विधायक हैं और तकरीबन 5 साल उनकी कार्यस्थली पंचकुला रही है। आपके साथ बेहद नजदीकी जो है वो रहे। क्या कुछ अनुभव आपके थे और क्या कहेंगे आज उनके जन्मदिवस के मौके पर? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 71वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा आपने कहा कि नरेंद्र भाई जी से जो 5 साल का 1995 से 2000 तक का कार्यकाल उनके सानिध्य में हमें व्यतीत करने का अवसर मिला, मैं समझता हूं कि उनकी कार्यशैली, उनकी अपने काम के प्रति समर्पण और जो दृढ़ निश्चय उनके मन के अंदर आज भी प्रतिबिंबित होता है, आज भी नजर आता है। उस समय उनके कार्य से जो मैंने सीखा कि एक बार जो निश्चय कर लिया उसको पूरा करना है। उसके लिए चाहे दिन रात एक करना पड़े, जितनी बड़ी मेहनत, जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो कार्य पूरा होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि नरेंद्र भाई जब यहां पर थे तो वो हमेशा जो हमारा समय है, समय का उपयोग कैसे करना चाहिए और समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस बात पर हमेशा वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते थे कि समय को व्यर्थ ना करो, एक एक पल जो है वो किसी ना किसी काम के अंदर आना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे 3-4 अपने कार्यकर्ता बैठे, विषय था कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 96 के, तो अगला चुनाव लगभग 2 महीने के पश्चात है। नरेंद्र भाई ने कहा कि ऐसा है कि आप तीनों प्रमुख लोग बैठे हैं, एक निश्चय करिए कि अगला जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव, अपने कार्यालय से लड़ेंगे। तो हमने कहा कि मोदी जी अपने कार्यालय से, अभी तो ना जमीन है, ना कोई वहां पर पैसा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था, चुनाव तो लगभग 1 महीने 1.5 महीने के पश्चात। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर ये चुनाव कार्यालय आपने बनाना है। और उन्होंने साथ के साथ जो वहां पर हवन होने वाला था, उन्होंने उसकी डेट फिक्स कर दी कि ये कार्यालय 30 दिन में पूरा होगा और इस दिन हवन वहां पर होगा। और मुझे याद है कि वो जो हमने 30 दिन के अंदर कार्यालय को बना करके खड़ा किया और जिस दिन हवन उन्होंने कहा था कि वहां पर हवन होगा, और वो हवन हमने शुरू किया ही था, तभी से समाचार आया कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए। तो इस दृष्टि से जो उनके मन के अंदर एक संकल्प रहता था कि समय के अनुसार काम करना और समय पर काम पूरा करना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गुण। अभी आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो हमारा दिल्ली के अंदर जो ये नया जो सांसद भवन है, वो बनकर के तैयार हो गया। तो इस तरीके से उनकी जो एक कार्यशैली है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेरणा देने वाली। बिल्कुल ज्ञान जी, जिस तरह से, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चयता की बात की, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के समर्पण को अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार मॉनिटर कर रहे थे, मैचेस भी आप लगातार देख रहे थे, आज हरियाणा की जो टैली है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, लगातार उसमें इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे इन तमाम खिलाड़ियों को, इनकी मोटिवेशन को, जो आज आपको तमाम बच्चे भी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस मंच से? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं उन सभी अपने ओलंपियंस को, ओलंपिक्स के अंदर जो खिलाड़ी गए थे और वहां से जो मेडल लेकर के आए, और उसके साथ साथ जो पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी थे, जिस प्रकार से वो मेडल जीत करके आए,
सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। जी जिस प्रकार से इन खिलाड़ियों ने न केवल हमारे प्रदेश का नाम जी बल्कि देश का नाम जिस प्रकार से विश्व के अंदर रोशन किया है, जी और एक और नई जो एक दिशा दी है कि हरियाणा जो है जी जो खेलों का हब बनता जा रहा है। जी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी आधे से ज्यादा मेडल जो हैं, वो जो 2% की आबादी का हमारा प्रदेश है, बिल्कुल। वो आधे से ज्यादा मेडल जब जीत करके लाता है, जी ऐसे इसी प्रकार से हमारे जो पैरा ओलंपियंस हैं वो मेडल जीत करके लाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है उन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने, मैं समझता हूं कि अपनी मेहनत से, जी अपनी परिश्रम से, जिस प्रकार से मिट्टी के साथ घुल के मिट्टी बन करके जी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, और बड़ी जो मैं समझता हूं कि दिक्कतों के बावजूद जी उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जी और ये मुकाम हासिल करने में सरकार का बड़ा भारी सहयोग जिस प्रकार से सरकार ने दिया, जी जैसे ओलंपिक्स के पहले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपया दिया जी ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, ताकि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो जरूरत है वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो है, कोई सामान खरीदना है, तैयारी करनी है, खुराक लेनी है, उसकी तैयारी कर सके। और उसके पश्चात जो सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया कि जो गोल्ड मेडल लेकर के खिलाड़ी आएंगे जी उन खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल जो लेकर के आएगा उनको 4 करोड़ रुपया, जी और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा खिलाड़ी उनको 2.5 करोड़ रुपया। तो इतनी बड़ी राशि मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश था जो उन्होंने खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, और खिलाड़ियों को खेल, जब पहले कहा करते थे पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन उसको आज हरियाणा की धरती ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने पलट करके दिखाया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। मैं समझता हूं कि आज उनके खेल कूद की वजह से न केवल हरियाणा का नाम लेकिन पूरे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन हुआ है। ऐसे खिलाड़ियों को बार बार सैल्यूट करने को मन करता है। देखिए बिल्कुल, और यही प्रयास इंडिया न्यूज का है, सैल्यूट हरियाणा के माध्यम से। अब थोड़ा रुक करेंगे सियासत के गलियारों की और जो हमारा मुद्दा है पंजाब का भाईचारा, कितना प्यारा। आप बड़े भाई मानते हैं, लेकिन जिस दिन से विधानसभा को आपने अपनाया या कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप बने, स्पीकर बने, उस दिन से कुछ तब्दीलियां आपने शुरुआत करी। 60-40 का जो रेशो है हरियाणा विधानसभा पर, क्या हरियाणा को वो मिल रहा है? आपने प्रयास जरूर किया था, क्या वो 40% अब मिलना शुरू हुआ है? अगर नहीं मिल रहा तो उसको लेकर क्या कुछ कदम आप जो है वो उठा रहे? देखिए विपिन जी, मैं समझता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब और हरियाणा इकट्ठे रहे हैं और आज भी कोई हमारी कोई उनके साथ कोई ऐसी लड़ाई है नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि जो 60-40 का डिवाइड हुआ था वो सन 1966 के अंदर हुआ था, जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था। मैं समझता हूं कि ये जो विषय आज हमने छेड़ा है या हमने जिस विषय को आज उठाया है, ये विषय अगर आज से 50 साल पहले उठ गया होता, 50 साल पहले इस विषय को उस तत्कालीन जो लोग हैं उस समय उठाते, तो शायद इतनी बड़ी समस्या हमें नजर नहीं आती। क्योंकि ये कोई हम जो मांग रहे हैं वो हमारा हक है, और जो फॉर्मूला तय किया गया है 60% और 40%, जो 40% हिस्सा हमें मिलना चाहिए था वो हिस्सा हमें 27% अभी तक मिला है। और हमने बकाया 13% हिस्से के लिए जो हमारे पंजाब विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास गया था, उनसे मिला था, उनसे बेनती की थी कि ये जो हिस्सा है हमारा है, जो किसी कारण से आज तक हरियाणा को शिफ्ट नहीं हुआ, ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन उनको मिलने के पश्चात जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी जो हमारे विधायक हैं, सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, सभी विधायकों ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया था कि ये 13% हिस्सा जो पंजाब के पास है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात तुरंत एक डेलीगेशन
जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, मैं स्वयं था, किरण चौधरी जी थी और अन्य नेता थे। तो हमने जो तत्कालीन राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे उनसे मिलकर के ये निवेदन किया था कि ये हमें 13% हिस्सा मिलना चाहिए। और वो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो डिवीजन जिस समय हुआ था 1966 के अंदर एक पत्र तैयार हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की पूरी कार्यवाही वो हमारे पास है। यानी इनिशिएटिव बढ़िया है, लेकिन आपने खुद माना पंजाब को बड़ा भाई हरियाणा मानता है। ऐसे में बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़कर बराबर क्यों नहीं लेके जा रहा, आप क्यों नहीं बात मानते? और जिस तरह से आपने अब नया मुद्दा उठाया है कि नई विधानसभा जो है वो चाहिए, तो ऐसे में क्या, क्योंकि पंजाब की ओर से ये रिएक्शन आया कि अगर उनको नई विधानसभा चाहिए तो आप पुरानी वाली भी पूरी छोड़ दीजिए, तो उसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये विपिन जी उनकी सोच हो सकती है। जो हमने नई विधानसभा के बारे में कहा है और जो हमारा हक है 13%, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। 13% जो हमारा हक है वो हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है, अपना हक मांग रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मांग रहे हैं। हमारे पास सभी वो पेपर मौजूद हैं जो उस बंटवारे के प्रत्यक्ष गवाह हैं, जो उस मीटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो मुद्दा दूसरा आपने कहा कि हरियाणा विधानसभा जब अपनी अलग विधानसभा की मांग कर रहा है, मैं समझता हूं कि आज की जो परिस्थितियां हैं और आने वाली जो परिस्थितियां हैं, ये दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को हमने आगे बढ़ाया। और आज की जो परिस्थिति आप जानते हैं कि आज विधानसभा के अंदर जो हमारे व्यवस्था है, केवल 90 विधायक विधानसभा के अंदर बैठ सकते हैं। अगर 2 या 3 और नए विधायक चुन करके आ जाएं, उसमें ऐड हो जाएं, तो हमारे पास उनको बिठाने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। परिसीमन के बाद क्या परिस्थिति बदलने वाली है? 2026 का जो परिसीमन होने वाला है, वही मैं आपके पास आ रहा हूं कि परिसीमन के बाद कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 35 विधायक बढ़ने वाले हैं। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अभी से उसके बारे में सोचना होगा कि यदि हमारे पास 25 विधायक बढ़ते हैं या 30 विधायक बढ़ते हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था वहां हमारे विधानसभा भवन के अंदर होनी चाहिए, जो आज नहीं है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा और आदरणीय अमित भाई शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके पास भी पत्र लिखा। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात को ठीक समझा और उन्होंने भी एक डीओ जो है वो आदरणीय अमित शाह जी को लिखा है कि यहाँ चंडीगढ़ के अंदर एक नया विधान भवन हरियाणा का बने, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज हों। आज जो हमारा विधानसभा का हिस्सा है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, वो विधानसभा भवन कहने योग्य नहीं है, क्योंकि आज हमारी 14 हमारी कमेटियां हैं, किसी भी एक कमेटी के चेयरमैन को बैठने की जगह नहीं है। जबकि आप दूसरी विधानसभाओं के अंदर चले जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, तेलंगाना, छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर, वहां सारी व्यवस्था सभी कमेटी के मेंबर्स के लिए, कमेटी चेयरमैन के लिए। इसके अलावा और तो और हमारे जो मंत्री हैं उनके बैठने के लिए भी इस विधानसभा के अंदर कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है। जब हमारा सत्र चल रहा होता है, अगर कोई हमारे मंत्रीगण कोई कार्य करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था वहां पर नहीं हो सकती क्योंकि स्थान अवेलेबल नहीं है। यहां तक कि जब 1966 के अंदर ये विधानसभा बनी थी, उस समय समाचार पत्र जो थे वो 10 या 15 या 20 समाचार पत्र थे। आज समाचार पत्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है। आज मैं समझता हूं जो हमारी प्रेस गैलरी है, आज प्रेस गैलरी के अंदर भी बैठने की जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यदि हम हरियाणा का जो विधान भवन है वो नया बनेगा, तो ये सारी जरूरतें जो आज हमें महसूस हो रही हैं, जब हम दूसरी विधानसभाओं के अंदर जाकर के देखते हैं, वहां जाकर के हम देखते हैं कि किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था है। और एक बात और मैं विपिन जी आपसे कहना चाहूंगा कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं।
उसकी ओर हमने आगे कदम बढ़ाया है। हमारा MOU साइन हो गया है मिनिस्ट्री मैं ऑफ। आऊंगा उस पर। मेरा बीच का एक सवाल ये था कि पत्र आपने भी लिखा, एक इनिशिएटिव आपने लिया, अमित शाह गृह मंत्री को लिखा, साथ ही साथ उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से भी ये टेकअप किया गया कि नई विधानसभा परिसर के लिए चंडीगढ़ में जमीन दी जाए। अब वो जो इनिशिएट है वो कहां तक पहुंचा है, उसका क्या रूपरेखा आगे रहेगी, कहां आप प्रस्तावित जमीन देख रहे हैं और ये कब तक जो है आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है पूरा हो जाएगा, इसको बनने की जो है तैयारी? देखिए विपिन जी, जहां तक स्थान की बात है, एक तो बात ये है कि बिल्कुल चंडीगढ़ में जो हमारा अभी विधानसभा भवन है, इसके बिल्कुल नजदीक हमने कहा है कि स्थान जो है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वहां कोई कारण से स्थान उपलब्ध नहीं है तो उसके साथ चंडीगढ़ में कहीं भी अच्छा स्थान देख करके कम से कम 10 एकड़ जमीन जो है वो नए विधान भवन के लिए अगर मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि विधानसभा, जो एक विधानसभा लगनी चाहिए, विधानसभा का कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए, वो विधान भवन हम बनाने में सक्षम होंगे। और उसके लिए मैं अभी परसों 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की थी और मैंने उनसे प्रार्थना की है कि जब भी वो दिल्ली जाएं, आदरणीय अमित शाह जी से मिलने का समय हो तो मैं भी साथ उनके जाऊंगा और इकट्ठे जाकर के हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है वो आदरणीय अमित शाह जी के अंडर है और वो उन्होंने ही जमीन अलॉटमेंट के लिए कोई हमें स्थान उपलब्ध कराना है। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है, मुझे पूरी आशा है कि हम इसमें सफल होंगे। ज्ञान जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आपका प्रारूप बदला, आपने पूरा व्यक्तित्व अपना जो है तब्दील कर लिया। एक शिकायत आपके पास आई थी कुछ विधायकों की कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये आखिर जो ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर के बीच का गैप है, इसको किस तरह से खत्म करने का प्रयास जो है वो किया गया है? क्योंकि अमूमन सियासतदान जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हल्के का जो विधायक होता है, लाजमी सी बात है लोगों को जवाब देने होते हैं, लेकिन काम ब्यूरोक्रेसी से लेना होता है। ऐसे में क्या कुछ किया गया इस चीज को? देखिए विपिन जी, लोकतंत्र में लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कानून बनते हैं और उन कानूनों की पालना एग्जीक्यूटिव करवाती है। उस दृष्टि से जो चुना हुआ विधायक, जो प्रोटोकॉल के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी के बराबर का प्रोटोकॉल उसका होता है, और वो विधायक जब किसी अधिकारी से अपने क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर या जन समस्या को लेकर के कोई फोन करता है और अगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता या इग्नोर किया जाता है, तो फिर महसूस होता है कि एक 2 लाख या 3 लाख जनता का चुना हुआ नुमाइंदा उसके टेलीफोन को अटेंड करना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है, ये प्रोटोकॉल का एक नियम है। और केंद्रीय सरकार ने भी और हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने भी पत्र जारी करके सभी जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, सभी को पत्र लिख करके उनको कहा है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके टेलीफोन को जरूर अटेंड किया जाए। अगर उस समय किसी बैठक के अंदर है, मीटिंग के अंदर है, तो उसके कुछ देर बाद आप उनको टेलीफोन करके उनको बता सकते हैं कि ये टेलीफोन आपका आया था, उनसे काम पूछते हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो कुछ अधिकारी हैं, मैं पूरे सारे अधिकारी नहीं, कुछ अधिकारी जानबूझ करके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इग्नोर करने का जब प्रयास करते हैं, तो मुझे कुछ हमारे विधायकों ने शिकायत की कि इस प्रकार से हमने बार बार फोन किया और उस अधिकारी ने यहाँ उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पहले चर्चा हुई, उन्होंने पत्र भी लिखा और फिर उन अधिकारियों को विधानसभा के अंदर बुला करके उनसे पूछा कि क्या कारण है, और उन कई अधिकारियों ने कहा कि मैं फलां जगह व्यस्त था या मैं इस कारण से नहीं दे पाया। और हमने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधि का टेलीफोन अटेंड नहीं करता, और मैंने तो सभी
अपने जो विधायक हैं उनसे कहा है कि 3 टेलीफोन करिए। जी 3 टेलीफोन करने के बाद यदि कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो आप मुझे लिख करके दीजिए। ये मामला प्रिविलेज का है कि ये एक जनप्रतिनिधि के प्रिविलेज का सवाल है। अगर कोई भी अधिकारी प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो उसके लिए हमारे पास प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है, वो मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जा सकता है। समय की कमी है, एक संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। ई विधानसभा को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, कब तक जो है हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा में तब्दील हो जाएगी? बड़े संक्षेप में आपसे उत्तर। देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं कि हमने लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने क्या 1 साल पहले हमने शुरू किया था, लेकिन बीच में कोविड आ गया। कोविड के कारण कोई भी कार्य जो है हो नहीं पाया। पिछले 2 महीना पहले एक हमारे सभी विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल विधानसभा के अंदर गया था। वहां पर उनकी कार्यशैली को देखा, क्योंकि वो हिमाचल विधानसभा सबसे पहली विधानसभा है जो ई विधानसभा बन चुकी है। हमने उनके कार्यशैली को देखा, उनकी वर्किंग को देखा, और जिस प्रकार से ई विधानसभा का सेंटर जहां केंद्र बना हुआ है उनका ट्रेनिंग सेंटर देखा, और जाकर के व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली कि किस प्रकार से वहां विधानसभा के अंदर कार्य होता है। विधानसभा के अंदर बैठ करके भी हमने वहां पर जो हमारे वहां के विधायक से उनसे चर्चा की, और उन्होंने बताया कि ई विधानसभा बनाने में और ई विधानसभा को लागू करने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। एक संकल्प चाहिए, और जो हमारे कई ऐसे भी विधायक थे वहां विधानसभा के अंदर, हिमाचल के अंदर, जो कम पढ़े लिखे या जिनको कंप्यूटर से कम जानकारी थी, या जो वहां पर उनके पास आईपैड या दूसरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उनकी हेल्प के लिए एक हेल्पर जो है वो साथ में उनको देते हैं। जब उनको कोई समस्या आती है तो वो हेल्पर उनकी सहायता मतलब जल्द डील विधानसभा। तो इसके लिए हम प्रयास करें। हमारा MOU साइन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ, और सरकार की तरफ से हमारे पास जो पैसे 12 करोड़ रुपया, क्योंकि 60% गवर्नमेंट ने देना था, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, वो पैसा हमारे पास आ गया है। और जो 40% कल ही, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी आदरणीय श्री ओम बिरला जी से, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, उनसे मैंने कल ही कहा है कि 1-2 दिन के अंदर 8 करोड़ रुपया भी हमारे पास आ जाएगा। और जो हमारा एस्टीमेट है 20 करोड़ रुपए का, और वो 20 करोड़ रुपए से हम जो अपनी ई विधानसभा का कार्य है वो अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उसके लिए सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद गुप्ता अध्यक्ष विधानसभा हरियाणा है, और ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पंजाब को बड़ा भाई जरूर माना जाता है, लेकिन अधिकार की लड़ाई की जब बात आती है तो अधिकार छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि परिसीमन को देखते हुए जो सीट्स है या फिर जो नए विधानसभा की मांग है उसको उचित स्तर पर रखने का काम जो है वो किया गया है। ऐसे में सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से भी दिया गया है उन तमाम खिलाड़ियों को, और इसी तरह से बातचीत का दौर सेशंस के माध्यम से लगातार जारी रहेगा। ओवर टू यू सोनल।